अभी वैसे तो देखो पूरे चांसेस हैं कि ये वाली बात आपके दिमाग से उड़ गई होगी, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बोला था कि रेसलमेनिया की एक बिहाइंड द सीन वाली वो कोई डॉक्यूमेंट्री लेके आने वाले हैं। उसको मैंने वॉइस ऑफ रेसलिंग की एक वीडियो में बोला था, अभी तक वो कहीं पर भी नहीं आई है। पहले ऐसे बोला था कि शायद वो पीकॉक नेटवर्क के ऊपर आ सकती है। अब इसके बारे में पीडब्ल्यू इनसाइडर ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो बहुत जल्दी आ सकती है। तो अभी भी इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं है। मेरे से आप लोग पूछ रहे थे भाई कि वो डॉक्यूमेंट्री वाली चीज आपने बोली थी यार यूट्यूब पे, तो कहीं पे भी नहीं आई। तो वो इसलिए नहीं आई क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब तक उसको पब्लिश ही नहीं किया है। पता नहीं क्या है उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा, और इसको ना ट्रोल करते हुए ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे वीर महान कमिंग सून था, वैसे ही रेसलमेनिया की डॉक्यूमेंट्री कमिंग सून है। अब देखते हैं कमिंग सून कितना कमिंग सून होता है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द गेम ट्रिपल एच से, जो कि कंपनी की बागडोर को बहुत अच्छी तरीके से संभाले हुए हैं और ये बागडोर को वो लेके फ्रांस में ही पहुंच चुके हैं। आप उनका ट्वीट देख सकते हो जो कि हाइप कर रहा है बहुत ज्यादा बैकलैश को। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो फ्रांस में जो लैंड हो चुके हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को बोल रहे हैं भाई रेडी हो जाओ, मैसिव कपल ऑफ डेज आने वाले हैं अब। तो इससे तो शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बड़े प्लान्स हैं बैकलैश के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो बैकलैश का कार्ड है वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एवरेज टाइप का ही बुक किया गया है। उस बैकलैश के कार्ड से ज्यादा मस्त तो भाई फिलहाल मुझे ये फोटो लग रही है ट्रिपल एच की, जिसमें बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं। मतलब प्राइवेट जेट है उनका खुद का, तो निकल के आए हैं बाहर और थोड़ा सा बैकलैश को उन्होंने हाइप कर दिया। वैसे है बैकलैश सही तरीके का लग रहा है कार्ड जो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किए हैं। अब अगर सरप्राइज और ठोक दें उसमें जिसकी उम्मीदें हैं, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो ओवरसीज इवेंट है वो सक्सेसफुल माना जा सकता है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है ऑस्ट्रिया में गई थी अपना लाइव इवेंट करवाने के लिए। और अगर आपको पता नहीं है तो गुंथर जो है ऑस्ट्रिया से ही बिलोंग करते, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी ही भाषा में पूरा एक प्रोमो कट किया। और यहाँ पे पता है वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं मैं 660 डेज के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहा था और अब मैं यही चीज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए करने वाला हूं। और साथ में ये वादा किया कि नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी होम सिटी में आएंगे तो वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होंगे। अब गुंथर ने ऐसी बात बोली और गुंथर वो बंदा है जो इतने टाइम से ऑलरेडी चैंपियन रह चुका है, तो डेफिनेटली इस बंदे की बात को सीरियसली लेना बनता है। और ये प्रोमो कट करते हुए देख के अच्छा लगा। यूजुअली गुंथर को प्रोमोज के ऊपर रिएक्शन मिलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फैन फेवरेट वाला रिएक्शन नहीं मिलता, लेकिन इस वाले शो से वो चीज होती है। तो गुंथर को भी थोड़ा सा अच्छा लगा भाई, अपने घर के लोग हैं और फिर अपने लिए चीयर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम निक खान के बारे में। तो कल परसों वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि जो निक खान उन्होंने अपने कोई भी शेयर बेचे नहीं है, उसकी क्लैरिटी मिल गई थी। अब निक खान के डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नौकरी वाले स्टेटस के ऊपर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, और वो ये है कि पहले तो उनका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक के लिए था, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करके 2026 तक के लिए कर दिया है। और पता है एक चीज थोड़ी मुझे अजीब लगी इसमें, यूजुअली जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो वो 1 साल के लिए नहीं होता, फिर वो 2 साल के लिए, मतलब मिनिमम 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा करके होता है। तो निक खान के केस में वो फिलहाल 1 साल का ही है, बट शायद ये 2025 ऑलरेडी वैसे थोड़ी दूर की डेट है। आप पूछोगे कि एज कंपनी के प्रेसिडेंट उनको कितने पैसे मिलते हैं, तो पहले वो $1.5 मिलियन पर थे और अब वो $2 मिलियन पे जा चुके हैं, जो उनकी बेस सैलरी है। उसके ऊपर फिर और भी चीज़ें ऐड होती रहती हैं। $2 मिलियन इंडियन रुपीज़ में कितने होते हैं, आप लगभग 17-18 करोड़ के आसपास मान सकते हो। तो ऐसे जो फिगर है निक खान इसमें कंपनी के मालिक साहब हो गए, प्रेसिडेंट होकर जो है नोट छाप रहे हैं। अगली स्टोरी है सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा के बारे में। तो सोलो सिकोवा टामा टोंगा ने मिलके एक साथ टैग टीम मैच में रेसल कर लिया है, और ये टामा टोंगा का डब्ल्यूडब्ल्यूई में कह सकते हैं टेलीवाइज्ड तो नहीं लेकिन लाइव इवेंट वाला डेब्यू भी हो गया। और इसके साथ साथ जो सोलो सिकोवा की लॉन्गेस्ट रेनिंग स्ट्रीक चल रही थी हारने की, वो भी लाइव इवेंट के अंदर टूट चुकी है। और इवन इसके ऊपर रिएक्ट भी किया उन्होंने। सोलो सिकोवा की जो स्टोरी है उन्होंने टैग करते हुए डाली थी टामा टोंगा को, और टामा टोंगा ने भी उसको जो है शेयर किया। तो फिलहाल टामा टोंगा के आने से एक चीज तो पॉजिटिव हो गई है सोलो सिकोवा के लिए कि एटलीस्ट उन्होंने मैचेस जीतना शुरू कर दिया। क्योंकि जो बंदा कह रहा है कि हारने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, भाई जरा खुद को भी देख लो यार, तुम कितने मैचेस हार रहे हो। तो फिलहाल टामा टोंगा के आने से वो चीज चेंज हो गई है। स्पीड ने तो भाई आके अलग अलग ही हरकतें करनी शुरू कर दी। अभी रे मिस्टेरियो के साथ वो मिले थे, मास्क रे मिस्टेरियो ने दिया था, कितने ज्यादा स्पीड खुश हुए थे। तो एक वीडियो और आई है स्पीड की, जहां पे स्पीड पहले रे मिस्टेरियो से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बेटा कौन सा, अच्छा ये वाला। उसके बाद जाके बोलता मैं इसके पास जाके भौंकूंगा, और लिटरली स्पीड डोमिनिक के बिल्कुल कान में जाके उनका भौंकना शुरू कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता स्पीड का भौंकना क्या है, तो ये उनका कह सकते हो उनके गिमिक का पार्ट है। वो भी एक पूरा गिमिक ही प्ले करते हैं अपने पूरे इंटरनेट के ऊपर। तो वो डोमिनिक के बिल्कुल खान में आके भौंक रहा है। डोमिनिक ऐसे कह रहे क्या बंदा है, पागल वागल हो गया क्या है ये। शायद डोमिनिक को पता नहीं कि स्पीड पहले से ही पागल है। तो ये कुछ फनी सी वीडियो थी, और ये मतलब स्पीड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरे यूनिवर्स का बंदा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गया, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन भी किया था स्पीड डब्ल्यूडब्ल्यूई में होंगे। बट ये लोगन पॉल वाली प्राइम वाली डील की वजह से स्पीड के जो कैमियोज हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को साइन भी कर लेगी, क्योंकि एथलेटिक तो है ही। अगर आपने उनका बैकग्राउंड देखा होगा, फुटबॉल वगैरह सब कुछ खेलते हैं, तो अगर लोगन पॉल ने थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी तो
ऐसा हो सकता है जैसे फुल टाइम लोगन पॉल है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, फुल टाइम मतलब लोगन पॉल वाला फुल टाइम, वैसे स्पीड भी कर लें। डब्ल्यूडब्ल्यूई का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट है, तो इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नया अपना मतलब पहला जो पोस्टर है वो निकाल दिया। और मैं एक चीज भूल रहा हूँ, एक टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले भी इसको अनाउंस किया था ना, फिर इसके नेम को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चेंज कर दिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, किसी को याद आ रहा है तो भाई बताना। तो इसका जो पोस्टर है आप यहाँ पे देख सकते हो, सैमी ज़ेन, लोगन पॉल, कोडी रोड्स, बेकी लिंच, बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल, इन सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो सऊदी अरब का होने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट 25 मई को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, बहुत लंबा है ये, तो इसको जो है इस वाले शो के लिए इन सुपरस्टार्स को यूज किया हुआ है। अभी ये सिर्फ ऐसा प्रमोशनल वाला पोस्टर है, इससे ये आइडिया मत लगा लेना कि हाँ भैया बस यही सुपरस्टार्स हैं। कुछ कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले ग्राफिक में नहीं डालती, लेकिन बाद में उन सुपरस्टार्स का शो पर यूज भी हो जाता है। रेसलमेनिया तो खत्म हो गई, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो नोट छपाई है वो रेसलमेनिया से स्टिल कंटिन्यू है। तो आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो होता है, हर जगह जाते हैं, बैनर पोस्टर सब कुछ लगाते हैं। तो जो फिलाडेल्फिया में उन्होंने बैनर पोस्टर लगाए थे, अब उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑक्शन में डाल रही है, उनकी नीलामी हो रही है। और जब मैंने इसका प्राइस जाके चेक किया भाई, तो सबसे महंगा जो पोस्टर बैनर बिक रहा है वो रॉक का नहीं है, वो रोमन रेंज का नहीं है, वो कोडी रोड्स का है। $850 ऐसे ऐसे कोडी रोड्स के शुरू हो रहे हैं, और फिर बाकी यहाँ पर रोमन रेंज, रॉक, बाकी रैंडी ऑर्टन सबके भी है, जो कि $500-600 के आसपास ही जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ये कोई अगेंस्ट नहीं है कोडी रोड्स का, लेकिन मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि ये जबरदस्ती का है क्या कोडी रोड्स का $800 या $900 के आसपास, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रॉक का नहीं खरीदेंगे लोग या फिर रोमन रेंज का नहीं खरीदेंगे, या फिर क्योंकि रेसलमेनिया वाज ऑल अबाउट कोडी रोड्स, इस वजह से वो कोडी रोड्स के नाम पर महंगा। क्योंकि मैं जब ड्रॉ या पैसे वैसे बेचने डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए प्रॉफिट बनाने की बात करूं, तो मैं ये नहीं कह रहा कोडी रोड्स को नीचे देखता हूं, लेकिन मैं रॉक एंड रोमन रेंज को भी कोडी रोड्स से नीचे तो नहीं देखता, वो मुझे थोड़ा सा हजम नहीं होता। वैसे मर्चेंडाइज वगैरह उनकी बिकती है तो सेंस बनाता है पूरा कोडी रोड्स के प्राइस ज़्यादा रखने का, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यार कोडी रोड्स, रोमन रेंज एंड रॉक से ऊपर, जबकि वो भी उसी सेम शो पर हैं, ऐसे फीचर हो रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा अटपटा लगता है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आपके क्या ओपिनियन है इसके ऊपर बता सकते हो मुझे। बैकलैश वाला शो के बारे में एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से स्मैकडाउन और बैकलैश एक ही जगह से होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जिस भी तरीके से जो पूरा क्या बोलते हैं अरेना है उसको सेटअप किया गया है, और कुछ नॉर्मल सही है, ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं है, मतलब थोड़ी चमकीली वमकीली चेंज हो जाएगी, ऐसे स्मैकडाउन के लिए अलग होगी, फिर बैकलैश के लिए अलग होगी, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये है। क्या रोमन रेंज इस साल एक ऐसा कारनामा करने वाले हैं जो कि उन्होंने अब तक नहीं किया है? अब आप सोचोगे ऐसा कौन सा काम है भाई जो रोमन रेंज ने अब तक नहीं किया, ट्राइबल चीफ रह गया, तो सब कुछ उन्होंने कर लिया है। तो एक चीज अभी उनके पास आनी बाकी है, जो कि सुपरस्टार्स पास्ट में जीते हैं, और वो भी जीतना एक बहुत जरूरी चीज होती है। और मैं बात करूं मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस की, तो आपको पता है जुलाई का जो महीना है वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मनी इन द बैंक होने वाला है फर्स्ट वीक में। तो क्या रोमन रेंज आके इसको कैप्चर करेंगे और यहां से वो सीधा ही शुरुआत कर देंगे अपनी चैंपियनशिप जर्नी की तरफ? क्योंकि आपको पता है रोमन रेंज को बिना किसी है ना प्रॉप के देखने की आदत तो है नहीं। वो रोमन रेंज जब से वापस आए अपने ट्राइबल चीफ वाले गिमिक के साथ, तब से हमने रोमन रेंज को सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए देखा होगा बिना चैंपियनशिप के, क्योंकि उसके बाद पेबैक में जाकर उन्होंने जीत लिया था। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार रोमन रेंज को सेटअप कर सकती है कि वो उनको मनी इन द बैंक जिताएं, एंड देन उसके बाद उस ब्रीफ केस को होल्ड करके एक और नई लेयर ऐड करे रोमन रेंज अपने कैरेक्टर में, एंड देन जाके उनका सक्सेसफुल कैश इन हो और रोमन रेंज जो है फिर से अपना जो थ्रोन है, अपना जो सिंहासन है उसको क्लेम कर लें डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैंपियन होने का? डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत बेहतरीन आइडिया हो सकता है, स्पेशली पिछले कुछ सालों में मनी इन द बैंक को जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक किया है। डेविन प्रीस्ट को देख के कह सकते हो उन्होंने लाज बचा ली मनी इन द बैंक की, वरना पिछले कुछ सालों से मनी इन द बैंक के साथ क्या हो रहा है आपको पता है, भले ही सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल हो, कई मौकों पर ऐसा लगता है कि यार ये ब्रीफ केस स्पेशल फील हो नहीं रहा। तो शायद रोमन रेंज वाले बात के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है। देखो ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा ब्लड लाइन की स्टोरी होने की वजह से, लेकिन रोमन रेंज के पास मनी इन द बैंक ब्रीफ केस होना एक अलग ही वाइब देगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये भी आता है पहले कि रोमन रेंज का उससे पहले रिटर्न भी होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका रिटर्न नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली फिर तो वो जीत भी नहीं पाएंगे। या फिर जैसे ब्रॉक लेसनर ने एक बार एंट्री नहीं मारी थी मनी इन द बैंक के मैच में, सीधा जाके वो जीत गए थे, क्या पता वो चीज़ रोमन रेंज भी कर दें। देखो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आइडिया ऐसा नहीं है जिसको अवॉइड ही किया जा सके कि रोमन रेंज मनी इन द बैंक भाई इसको दूरी रखो, क्योंकि उनका वो जीतना थोड़ा स्पेशल फील दिलवा सकता है उस ब्रीफ केस को भी, और साथ में फिर मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट को भी। और आपको याद ही होगा जॉन सीना का भी जो रिटर्न है वो रोमन रेंज के टाइम पे उनके सामने ही हुआ था, तो मनी इन द बैंक को हल्के में भी लेने की गलती हम कर नहीं सकते, क्योंकि इस बार ओवरसीज भी है। ओवरसीज इवेंट की बात चल रही है, तो अभी O2 एरेना में डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा से गई थी अपना हाउस शो करवाने के लिए। 16,000 के आसपास यहाँ पे टिकट्स बिकी, और भाई प्रॉफिट पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को कितना हुआ, कितनी सेल्स उन्होंने जनरेट करी? ये सिर्फ टिकट सेल ही $1 मिलियन के ऊपर जा रही है, यानी सिर्फ उन टिकट्स को बेच के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लगभग 10 करोड़ के आसपास का जो मामला है, उतना जो रेवेन्यू है उसको जनरेट किया। और भाई इससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो लंदन में मार्केट कितना बड़ा है, इसी वजह
से AEW का भी जो शो है ऑल इन वो इतना सक्सेसफुल हुआ था। तो WWE को पहले से आइडिया भाई कि अगर हम बाहर जाके पहले अगर किसी बड़े इवेंट की तरफ देख रहे हैं तो वो जगह सिर्फ लंदन या फिर यूके को WWE प्रेफर करती है, क्योंकि वहां का मार्केट बहुत अच्छा है। तो लाइव इवेंट में जब 16,000 बिक रहे हैं तो भाई सोचो अगर WWE पूरा अपना बड़ा वाला शो लेके जाती वहां पर ऐसे 60-70,000 तो वहां पे क्या चांदी घट सकती है WWE की। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी कंट्रोवर्शियल है और ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अभी आपको पता रॉक अपना जो रन दे के गए उसमें उन्होंने ये बोला कि प्रोफेशनल रेसलिंग इज कूल अगेन, और इसका मतलब ये है कि अब तक जो हो रहा था WWE में वो तो चलो ऐसा ही था, लेकिन मैंने आगे चीजों को इंटरेस्टिंग कर दिया। अब इस पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि बैक स्टेज जो WWE में लोग हैं और इन बैक स्टेज लोगों में उन सारे लोगों की बात हो रही है जो WWE के लिए काम करते हैं, काफी टाइम हो चुका है उनके, जैसे कि आप हर किसी सुपरस्टार को मान सकते हो। जो भी लोग WWE के प्रोडक्ट को टीवी में लाने का काम करते हैं उन सारे लोगों को नीचा दिखाना है कि रॉक आके जो है बोल रहा है कि मैंने प्रोफेशनल रेसलिंग को या फिर मैंने WWE को दोबारा से कूल कर दिया है। अब इसके पीछे एक सिंपल सा देखा जाए इसको देखने का तरीका तो वो है कि भाई रॉक अपने कैरेक्टर में है और उस कैरेक्टर में रह के रॉक वो चीजें बोल रहा है, ना कि वो एक्चुअल में किसी को नीचा दिखाना चाह रहा है या फिर उनको अपने से छोटा दिखाना चाह रहा है। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जब रॉक ये बातें बोलते थे तो रोमन रेंस के जो फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से अलग दिखते थे कि यार मैं भी तो इतने टाइम से था, मैंने क्या रेसलिंग को कूल नहीं किया। हालांकि इसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, कंट्रोवर्सी किसी को रॉक के ऐसे स्टेटमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ डेव मेल्जर की खुद की कहानियां हैं जो कि वो पकाते रहते हैं। वैसे ऐसा हुआ है कि रॉक की चीजों से लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है कि यार रॉक को इतनी ज्यादा वो क्यों मिलती है, जैसे उसको क्यों कर्स वर्ड बोलने को मिलते हैं, हमको क्यों नहीं बोलने को मिल रहे। इसके ऊपर आई थिंक अंडरटेकर ने बोला था कि अगर तुम उन वर्ड्स का यूज करके उसको रॉक के लेवल से मैच कर सकते हो तो तुम करो। अगर रॉक उतना अगर वर्ड्स को यूज करा तो इसका मतलब वो कुछ उसका आउटकम भी लेके आ रहा है। अगर तुम आउटकम नहीं लेके आ सकते तो भाई तुम बोलने वाले भी कुछ नहीं होते। तो समय ऐसा कुछ जो है मामला चल रहा है। ये रॉक ये होता है भाई, जब भी कोई बड़ा स्टार आता है तो लोगों को लगता है उनका स्पॉट जो है छिन गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई रॉक का स्पॉट हमेशा से ही वहीं पर है, वो किसी से लुटता नहीं है, किसी से छिनता नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से बाकी सुपरस्टार्स को और मदद होती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आके जो है अपना है ना उसने तुमको पीछे करके आगे लगा दिया। तो ये समय रॉक के साथ सिचुएशन चल रही है। अभी आप बताओ इसके ऊपर आप कैसे सोचते हो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।